नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। भारत देश चुनाव का देश है। यहाँ पर कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। कभी ग्राम पंचायत का चुनाव तो कभी नगर पंचायत का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव तो कभी लोकसभा का चुनाव। आज बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, जो इस वक्त पूरे देश की चर्चा में है, पूरे देश के सुर्खियों में है, मीडिया हाउसेज की सुर्खियों में है, पत्रकारों की सुर्खियों में है। आज आइए जनता की नज़र से, पत्रकारिता की नज़र से, एक मीडिया हाउसेस की नज़र से इस पूरे चुनावी घटनाक्रम पर नज़र रखते हैं कि क्या 10 साल से लगातार चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापसी करेगी या फिर पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी की सरकार वापसी कर पाएगी। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर शैलजा कुमारी एक बार फिर से हरियाणा में वापसी कर पाएंगे, या मनोहर लाल खट्टर की जो भी घटी या बढ़ी लोकप्रियता है, या फिर नायब सिंह सैनी का पिछले 6 महीने का जो कार्यकाल है वो कुछ गुल खिला पाएगा, या फिर नरेंद्र मोदी का चमत्कार अभी हरियाणा में कुछ अपना जादू दिखाएगा। आइए खुल करके बात करते हैं इस चुनावी परिदृश्य पर, हरियाणा के चुनावी संग्राम पर। 3 अक्टूबर को चुनाव प्रचार वहां पर खत्म हो रहा है, क्योंकि 5 अक्टूबर को वहां पर वोटिंग होनी है। 90 विधानसभा सीटों का चुनाव है। 46 सीटें किसी भी राजनीतिक पार्टी को चाहिए जो वहां पर चुनाव लड़ रही है, तब उस पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले पाएगा, उस पार्टी का मुख्यमंत्री बन पाएगा। विपक्ष का लगातार हमलावर होना, विपक्ष का लगातार यह कहना कि पिछले 10 सालों से हरियाणा राज्य में लूट की, झूठ की और फूट की सरकार है, पक्ष को बचाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पक्ष ने क्या किया है, 9.5 वर्ष लगातार मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से ठीक 6 माह पूर्व हटाना नेगेटिव साइन है, जनता के हिसाब से भी, मीडिया हाउसेज के भी हिसाब से। क्योंकि 9.5 साल की सत्ता में लगातार अगर मनोहर लाल खट्टर काबिज रहे हैं और उन्होंने 9.5 साल में कुछ अच्छा ही काम किया था, अपनी लोकप्रियता को बचाए रखे थे, तो क्यों फिर ठीक 6 महीने पहले उनको हटाया गया। 6 महीने पहले नायब सिंह सैनी को लाना, एक नया चेहरा लाना, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कर पाएंगे मोदी जी, क्या कर पाएंगे अमित शाह, बात करेंगे आगे के वीडियो में। वहीं राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव खेला है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की जो मुख्य चेहरा, बड़ा चेहरा शैलजा कुमारी हुआ करती थी, उनका और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीच एक कोल्ड वार चल रहा था। बहुत मेहनत की उसके लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने मेहनत करके अभी एक रैली में शैलजा कुमारी को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक साथ एक मंच पर वो लेकर के आए। क्या यह साझा रणनीति कांग्रेस को एक बार फिर से सरकार बनाने में सफलता दिलाएगी? यह भी बात करने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियां इंडिपेंडेंट रूप से अपनी अपनी ताकत आजमा रही हैं। इनका किसी भी दूसरे राजनीतिक दल के साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कोई अलायंस नहीं है। वहीं अगर हम देखेंगे तो जो दुष्यंत चौटाला की एलएलजेपी पार्टी है, जेजेपी पार्टी है, उसका आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन है और बहुजन समाज पार्टी का लोक दल के साथ में गठबंधन है। तो बात करें, 2 राजनीतिक पार्टियां गठबंधन में लड़ रही हैं अलग, 2 राजनीतिक पार्टियां गठबंधन में अलग लड़ रही हैं। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, ये तीनों अपनी अपनी जोर आजमाइश अलग तरीके से कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से लगातार हमला किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को, जवानों को और हरियाणा के पहलवानों को ठगा है। पहलवान जो भारत की साख विदेशों तक बना करके आए हैं, उन पहलवानों की इज्जत को दरकिनार रखा है और अपनी पार्टी के उन नेताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बचाया है जिन्होंने हरियाणा के पहलवानों का शोषण किया है। यह भी एक बड़ा मुद्दा वहां पर रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो लगातार ये देखने में आया है कि नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर एक आरोप लगता रहा है कि उन्होंने महंगाई में इजाफा किया है, रोजगारों में कटौती किया है, ब्यूरोक्रेसी से लेकर के और जो 4th क्लास तक की भर्तियां हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है, हर विभाग में कॉम्प्रोमाइज हुआ है। किसानों को लगातार इस बात की शिकायतें रही हैं कि यह सरकार किसान विरोधी रही है। तो अगर 3 मुद्दों की, इनकी भी बात की जाए, किसानों की, जवानों की, नौजवानों की, तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नेगेटिव एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। यह भी बड़ा चैलेंज हरियाणा में शायद देखने को मिलेगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसी ही कुछ होने वाली है जैसी 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुई थी? मात्र 15 सीटें मिली थी उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। क्या कुछ वैसी स्थिति भाजपा के साथ होने वाली है? आइए कुछ तथ्यों पर बात करते हैं, हो सकता है हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएं। आखिर क्यों ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा की सत्ता में वापसी करेगी?
उसके कई सारे पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आते हैं। तभी बहुत सारे इंडिया के मीडिया हाउसेस, पत्रकार और वरिष्ठ अनुभवी लोग इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। 10 साल की सरकार जिसकी एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी जी की लोकप्रियता भी घट रही है। 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहते हैं। आखिर चुनाव से ठीक 6 महीने पहले उनको क्यों हटाना पड़ा? नायब सिंह सैनी को एक नए चेहरे के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में क्यों लाना पड़ा? सब कुछ तो ठीक नहीं होगा, तभी खट्टर जी को हटाया गया। एक बात और निकल करके आ रही है कि जब नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, रैलियों में अपनी जनसभा करने जा रहे हैं, तो भीड़ कम हो रही है। नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ कम होनी, ये बहुत बड़ा नकारात्मक मोदी जी के लिए साइन है। उनसे ज़्यादा भीड़ अमित शाह की रैलियों में देखी गई है। नरेंद्र मोदी, जो कि उनके बारे में बहुत सारे स्लोगन्स बने हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। अगर नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ कम है तो क्या वो चुनाव जितवाने में मुमकिन साबित हो पाएंगे? नायब सिंह सैनी का अगर चुनाव प्रचार देखा जाए तो नायब सिंह सैनी लगातार इस बात की कवायद में जुटे हैं कि उनकी अपनी जो विधानसभा सीट है लाडवा, वो अपनी विधानसभा सीट बचा पाएं। अन्य पर गहनता और व्यापकता से वो चुनाव प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं, जुट भी नहीं पा रहे हैं, वो अपनी सीट बचाने के लिए भी। इसके अलावा कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा थोड़ा कमजोर है। क्या इस बात का फायदा बीजेपी उठा पाएगी? अगर बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की बात करी जाए तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और बूथ स्तर तक बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। उनके पास बहुत कार्यकर्ता है, उनके पीछे आरएसएस की बड़ी लॉबी होती है। तमाम सारे हिंदू संगठन हैं जो भाजपा के लिए हर स्थिति में साथ खड़े रहते हैं। चुनाव में वो दिन रात एक कर देते हैं। भाजपा के पास वही एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा नायब सिंह सैनी जो पिछले 6 महीने से दिन रात एक कर रहे हैं, कुछ काम उन्होंने हरियाणा के अंदर ऐसे किए हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी को उतनी बुरी स्थिति में लाने के बजाय कुछ बेहतर स्थिति में ला पाने में सफलता दिलाएगी। कांग्रेस के एस्पेक्ट से अगर बात करें कि क्या कारण है कि कांग्रेस इस बार वहां पर वापसी कर पाएगी, अपना मुख्यमंत्री नियुक्त कर पाएगी, 10 साल बाद वो सत्ता में आ पाएगी। 2014 के चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, मात्र 15 सीटें मिली थी उनको। तब से लेकर के कांग्रेस वहां पर लगातार छटपटाती जा रही है। उसके लिए कांग्रेस ने पिछले कई सालों से मेहनत किया है, गणितीय गठजोड़ भी किया है। जाट और दलित कार्ड पर लगातार वो काम करती जा रही है। पिछले कई वर्षों से विधानसभा में विधायक दल का नेता कांग्रेस ने अपना जाट समुदाय से रखा है और दलित समुदाय से अपना कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रखा है, ताकि जो हरियाणा का जाट और दलित कॉम्बो है वो कांग्रेस से न टूटे। हरियाणा की राजनीति के जानकार लोग एक बात यह भी बताते हैं कि हरियाणा की राजनीति में उसका ही दबदबा रहता है जिसके साथ जाट और दलित रहते हैं। इस बार जाटों और दलितों, इन दोनों समुदायों को अपनी ओर आकर्षित करने में राहुल गांधी अभी तक काफी सफल माने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल करके ये आया है कि जो शैलजा कुमारी रही हैं वो बड़े दलित नेता के रूप में पिछले 5 सालों के अंदर में हरियाणा के अंदर निकल करके आई हैं। पिछले कुछ समय में उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में तल्खी देखी गई, लेकिन चूंकि ये दोनों नेता बहुत मैच्योर हैं, इन दोनों नेताओं ने पिछले 5-6 सालों के अंदर किसी भी मीडिया हाउस की माइक के सामने एक दूसरे के ऊपर कोई छींटाकसी नहीं की, एक दूसरे के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाई। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब शैलजा कुमारी को लेकर के कुछ सवाल पूछा गया तो तत्काल उन्होंने बड़ा एक्सपर्ट नेता की तरह एक जवाब दिया कि शैलजा मेरी बहन है, अगर उनके खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात शायद शैलजा कुमारी के मन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इज्जत को और बढ़ाई होगी, और इसका एक बढ़िया रिजल्ट भी उस दिन देखने को मिला जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत के बाद करनाल की रैली में दोनों एक साथ एक मंच पर कांग्रेस के लिए समर्थन मांगते, समर्थन जुटाते दिखे। एक यह भी बड़ा सकारात्मक पहल राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए निकल करके आई है। एक और बात निकल करके आती है कि इस बार के चुनाव की रैलियों में राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते जा रहे हैं। जहां नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ कम हो रही है, वहां राहुल गांधी की रैली में भर भर के भीड़ हो रही है। मानो एक बड़ी उम्मीद के साथ लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए आ रहे हैं कि राहुल गांधी क्या ऐसी घोषणा करेंगे, राहुल गांधी भविष्य में ऐसा क्या प्लान लेकर के आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर जनता की नजरों में राहुल गांधी के चेहरे में दिख रहा है, राहुल गांधी के व्यक्तित्व में दिख रहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है और शायद यह बात राष्ट्रीय स्तर पर भी
राहुल गांधी को बहुत प्रभावित करेगी और जिसका असर आगामी जम्मू कश्मीर के चुनाव में, आगामी झारखंड के चुनाव में, इसके बाद आगामी महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और 26 सितंबर को 2 रैलियां राहुल गांधी ने हरियाणा में की। इन दोनों रैलियों में खूब कस कर डोमिनेट किया राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को। ये एक बड़ी समस्या है भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा का सबसे फायर ब्रांड नेता, देश का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाने वाला नरेंद्र मोदी, अगर भीड़ में उसकी लोकप्रियता घटेगी तो भाजपा का मनोबल भी टूटेगा। यह एक बड़ी चिंता का विषय भाजपा के लिए है। एक और बात कांग्रेस के दृष्टिकोण से सकारात्मक निकल करके आती है कि अब तक पिछले 11-12 सालों में, या इससे भी पहले से अगर कहा जाए, तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जिस तरीके से भाजपा हमलावर होती थी, खास करके नरेंद्र मोदी बहुत हमलावर होते थे, दामाद जी के नाम से बड़ा तगड़ा प्रहार मंचों से किया करते थे। इस बार रॉबर्ट वाड्रा भी चुप नहीं बैठे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जैसे ही उनका नाम घसीटा गया, रॉबर्ट वाड्रा ने भी पलटवार किया और बोला कि हरियाणा के अंदर अगर मेरे नाम पर कोई भी अवैध संपत्ति निकल करके आती है, आप उसकी जांच में पुष्टि करके पाते हैं, तो आप मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती हो वो करिए, मगर मुझे बिना वजह बदनाम मत करिए। उनका इस तरह से पलटवार करना भी कांग्रेस को एक बड़ी मजबूती देता है। दोस्तों, एक छोटी सी बात इसके बाद जम्मू कश्मीर चुनाव पर भी करते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर चुनाव पर विस्तृत चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में पूर्व में राज्यपाल रहे सतपाल मलिक जी के एक स्टेटमेंट पर जो उन्होंने एक मीडिया चैनल के साथ बात की, उसमें दिया, और उसमें तो वो ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर से भाजपा की विदाई हो रही है। वहां पर नेशनल कांग्रेस और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, इन दोनों की सरकार साझा रूप से सत्ता में आ रही है। दोस्तों, क्या देश से भाजपा की विदाई हो रही है? यह एक बड़ी सोचनीय बात भाजपा के लिहाज से होगी, भाजपाइयों के भी लिहाज से बड़ी बात होगी। ये देखना पड़ेगा। अगर एक के बाद एक राज्य भारतीय जनता पार्टी लूज करती गई तो इसका सीधा असर 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, भौगोलिक रूप से और लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटों के रूप से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिला, भाजपा को करारी हार मिली, तो फिर भाजपा के लिए एक बड़ा खतरा, एक बड़ा राजनीतिक संकट निकल करके आएगा। आप सबसे मैं इस वीडियो पर आपकी राय मांगता हूं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आप, ये जो मेरी एनालिसिस है, ये जो मैंने बहुत सारा अध्ययन करने के बाद आपके सामने रखा है, इस पर आपकी क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।